भाग्य का लिखा कभी नहीं मिलता। एक पंडित एक गाँव में रहता था। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिलता। यह एक पंडित और यमदूत की कहानी है। दोस्तों, कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेगा। बहुत ही अच्छी कहानी। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक समय की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा, एक पैर से लंगड़ा था, लेकिन वह गांव काफी दूर था। रास्ते में और भी छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित ने धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक और आदमी मिल गया। वह भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित जी सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने से सफर जल्दी ही कट जाएगा। चलते चलते उस पंडित ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम महाकाल बताए। नाम थोड़ा पंडित को अजीब सा लगा। नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे ताकि एक गांव आ गया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है। मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। और आगे की ओर चल दिए। तभी गांव में खबर फैली है, एक व्यक्ति को भेसे ने मार दिया है। जैसे ही भेसे ने उस व्यक्ति को मारा, थोड़ी ही देर में महाकाल आ गया। फिर चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर आ पहुंचा, जहां पर एक छोटा सा मंदिर बना था। ठहरने की व्यवस्था भी काफी अच्छी लग रही थी। पंडित के मित्र का भी गांव वहां से काफी दूर था और रात्रि होने वाली थी। तो पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते थकान भी लगी और भूख भी लगी है, भोजन करके आराम कर लेते हैं, सुबह आराम से आगे का सफर करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, मुझे इसी गांव में कुछ जरूरी सामान देना है। तुम खाना खा लो और आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूंगा। इतना कहकर वह चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर में उस गांव में धुआं उठता दिखाई दिया और देखते देखते आग लग गई। पंडित ने आश्चर्य से सोचा, यह महाकाल जहाँ भी जाता है वहाँ किसी न किसी तरह की हानि जरूर हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिर भी पंडित ने रात्रि में महाकाल से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने अपने गंतव्य की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दूर में एक गांव आया तो महाकाल ने फिर पंडित से कहा, आप आगे की ओर चलते जाइए, मैं कुछ दूर हूँ, आपसे मिलता हूँ। गांव में भी कुछ जरूरी काम है, तो काम करके मैं आपसे कुछ आगे मिल लेता हूँ। यह कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि महाकाल को देखता रहा है। और क्या करता है, तभी लोगों की आवाज सुनाई देने लगी, किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है। ठीक उसी समय महाकाल पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ और उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान जरूर हो जाता है, तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? तो महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चला था। कहा जाता है कि ज्ञानियों का संग रहने से बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है, परंतु अगर आप अपना परिचय खुद से दे दें तो मुझे आसानी होगी। तो महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों की प्राण लेगा करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। कि पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी। लेकिन पंडित ने महाकाल पूछा, अगर ऐसी बात है और तुम सच बताओ। यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारी ही मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित सोच में पड़ गया और वास्तव में यदि यह महाकाल हुआ तो उसकी बात भी सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन की सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अच्छा ये ही होगा कि मैं उसे मिलने ही न जाऊं, कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं होगा। महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी अपने मित्र से मिलने न जाने से कुनीति नहीं बदलेगी। यदि तुम्हारे मित्र की मृत्यु अगले कुछ क्षणों में ही निश्चित है। और वह ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। पंडित को अब विश्वास हो गया कि यह महाकाल सचमुच में ही यमदूत है। इसलिए वह पीछे की ओर मुड़ा और अपने गांव की ओर जाने लगा, परंतु उसका मित्र उसी की ओर तेजी अनिलगा, जो पंडित को देखकर अत्यंत खुशी थी। और अपने मित्र को आते देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे बचपन से ही गूंगा था और पैर के अपाहिज था, इसलिए ना तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही पंडित के पास पहुंचा, अचानक उसका मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछना चाह रहा हूँ कि आगे क्या हुआ। महाकाल ने पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वह गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी संपूर्णता लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की,
लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसे ताकत न होने कारण इसलिए हृदयाघात कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तो नहीं बनी। आप पंडित को विश्वास हो चुका था कि सचमुच में महाकाल लेकिन दूत है और उसका कार्य जीवन की प्राण करना है। पंडित ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता, सभी जीवों को एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अचानक पंडित के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने कहा कि होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ चल रहे थे। महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सही के साथ चलता हूँ और लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों की यह घटना के संदर्भ में सोचने उसे देखने समझने का समय ही नहीं होता। तो पंडित ने कहा, क्या तुम बताते हो मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तब तो महाकाल ने कहा कि किसी भी सामान्य जीव को यह जानना उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि कोई भी जीव के अपने मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो और अपने मित्र की मृत्यु को इतनी आसानी से सहन कर लिया है। तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकारी दुखी नहीं हो, तो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज के ही दिन किसी दूसरे राज्य से होगी, और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि महाकाल के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। पंडित भी अपने मित्र की यथाशक्ति कर्मकांड करके अपने गांव चला गया, लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी अपनी मृत्यु की बात जानकर यह तो होता ही है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ करता ही है, जो पंडित ने भी किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति उसके राज्य तक तो राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं, तो मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई हल निकाल ही लेंगे। तो पंडित सोचते हुए राज दरबार में पहुंचा जाता है और राजा को सारा सिद्धांत सुनाए। राजा ने अपने मंत्रियों को बात करता है और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात की मृत्यु है महीने के बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य में जाएगी, ना तुम भी नहीं है कि मंत्रियों का यह सलाह राजा को भी उपयुक्त लगे, तो पंडित के रहने की व्यवस्था महल में कर दी गई और राजा के आदेश के बिना कुछ भी मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि यह न लगे, परंतु पंडित डर के मारे कहीं भी आता जाता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने ही लगा, और वह भी दिन पंडित की मृत्यु हुई थी। तो पंडित डर के मारे उस दिन जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीती जाए और अगला दिन आ जाए। तुम भी तो चल सके, लेकिन पसंद में चलने की बीमारी थी, और किस बीमारी के बारे में क्वेश्चन भी नहीं जानता था। किसी भाई को इस बीमारी के बारे में बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था और नींद में चलने की तबीयत ठीक न हो पा रही हूँ। उसी रात को नींद लग रहा था, इसलिए किसी पहरेदार ने भी नहीं रहूंगा और ना ही किसी तरह की पूछताछ की। इस साल में पहुंचकर सबसे तेज चलने वाले घोड़े की उम्मीद में कि सीमा के बाहर किसी दूसरे राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंची है और उसमें भी नहीं हूँ और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग राष्ट्र के अंतर होने के कारण नींद में सीधे राजा की संघर्ष सो रहे थे। वही पंडित भी जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा। बहुत क्रोधित हुआ, पंडित क्यों कर लिया गया? पंडित को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आपके दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में देखने वाला कौन था। राजा ने पंडित को दरबार में कुछ समय बाद पंडित को दरबार में लाया गया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा। राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना घोषित हुआ कि पंडित को फांसी की सजा कब कहा। महाराज, मैं नहीं जानता कि राजमहल में कैसे भी नहीं जानता हूँ कि आपके संघर्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने रोका क्यों नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु भी होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाला है? तो पंडित ने कहना चाहते हो कि इस सवाल के जवाब में पंडित ने पिछले महीने की कहानी बता दी और कहा, महाराज, मैं क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि कोई राजा के शयन कक्ष में राज्य की उपस्थिति में रानी के पास सो जाए। राजा को पंडित की बात में सत्यता दिखाई दिए, परंतु उसने सोचा यह मृत्यु से बचने के लिए महाकाल की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यह तुम्हारी बात सच करते हैं और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन अगर बात झूठ ही निकली, तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र को पत्र भेजा और पंडित की बात शाम तक लौटे और उन्होंने बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वह पूर्णत कर सतह है। दूसरे राज्य की राजा ने राजधानी में ही पंडित को रहने के लिए अपने ही माल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से पंडित राजा का मेहमान था। कल राजा अंतिम बार इसके संरक्षण और इसके बाद किस राज्य में कैसे पहुंच गया,
इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना कुछ उचित नहीं है। सबके लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने हैं ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी न दी जाए तो राज्य की कथन असत्य हो जाएगा, और अगर राजा की द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बिना वजह ही मृत्यु हो जाए। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बात की चर्चा की। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एकत्रित होते आपके कथन का भी मन भर जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को भी फांसी नहीं लगेगी और उसके प्राण बच जाएंगे। राज्य कोई सुझाव अच्छा, पंडित के लिए कच्चे धागे के सूत का फांसी का फंदा बनाया गया है और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाए जाने ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे तो हो ही नहीं सकती, इसलिए खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था कि उसका तो टूट गया, लेकिन पूछने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की नस के धागे कर चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो के सभी लोग पंडित को मरते देख रहे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस कमजोर के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी। दिल में मकौम कर दिया था, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरती है, जितना भी उपाय करने की घटना और घटना का पूरा प्रणाली पहले से ही तय होता है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके, और यही बात कुछ पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित में महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता है, 6 महीने राजा की कैद में रहकर डर डर के जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जिंदगी जीता। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही प्यारी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू देखने के लिए।